तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सभी सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम अभी शुरू हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। ये है भारत के मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मौलिक अधिकार बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी ये शॉर्ट आंसर में एक दो मतलब पूछ लिया जाता है अनुच्छेद के बारे में, या फिर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो आखिर भारत के मौलिक अधिकार किस प्रकार से हम चर्चा करेंगे, क्या है ये और किस प्रकार से इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए आप लोग को पूरा वीडियो देखना है, बने रहना है वीडियो तक, लास्ट तक। और किस प्रकार से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ, क्या क्या मैं आपको बताता हूँ, पूरा आप लोगों को ध्यान में बिठाकर रखना है कि आप लोग को याद करके रखना है कि भारत के आखिर मौलिक अधिकार हैं क्या। आप लोग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है अनुच्छेद। अनुच्छेदों को आप लोग को ज़्यादा याद रखना है। अनुच्छेद के साथ साथ आप लोगों को पूरा मौलिक अधिकार भी याद रखना है। तो जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि जो भारत संविधान है, भारत संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है नागरिकों के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिया गया है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नागरिकों की बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए शामिल किए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का वातावरण प्रदान करना है। यह अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेखित है। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई बताया गया है कि जो अधिकार है ये भाग 3 में 12 से 35 तक उल्लेखित है। आप लोगों को यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो ये सब यहाँ पर दिया गया है। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है लिया कहाँ से गया है। तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार आखिर है क्या? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना क्या होता है, मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों को मौलिक अधिकार पता नहीं है तो लोग आपको दबाएंगे, ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे, आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मनुष्य के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। मनुष्य समाज में विकास कर सकता है, इसके बिना मनुष्य विकास नहीं कर सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संसद है, ये संसद जो मौलिक अधिकार है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करते हैं। ये अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होते हैं और नागरिकों को राज्य या अन्य संस्थानों के अनुचित हस्तक्षेप से बचाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जब कि जो भारत के मौलिक अधिकार हैं ये हैं क्या। तो जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वो भारतीयों को कितने प्रकार के हैं। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारत में नागरिकों को। तो 6 अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और इसी के साथ साथ स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। ये है 19 से लेकर 22 तक। इसमें आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार में आप लोगों को शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, ये सब दिया जाएगा। ये सब हम नेक्स्ट अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से हैं। फिर है तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है अनुच्छेद 23 से 25 तक। इसी के साथ साथ फिर है चौथा हमारा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। और हमारा है 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ पर आप लोग अपनी संस्कृति की गरिमा बनाए रख सकते हैं। संस्कृति के अंतर्गत आप लोगों को कोई भड़कावा नहीं कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप अपनी संस्कृति छोड़ दो। और आप अपनी शिक्षा के संबंध में भी अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो ये होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 5वां है, ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। इसी के साथ साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में। और यहाँ पर आप लोग एक बात याद रखने का योग्य ये है कि भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जो बाद में क्या हुआ, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो क्या हुआ, वहाँ पर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। क्योंकि क्या हुआ था कि इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो अब टोटल कितने 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि समानता का अधिकार।
तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद क्या है, इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18। अब यहाँ पर समानता का अधिकार क्या है कि यह अधिकार सभी नागरिकों के कानून की समझ समानता प्रदान करती है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया है। क्या होता है समानता का अधिकार? किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो और समानता का अधिकार उनको मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले है अनुच्छेद 14, इसमें क्या है, कानून के समझ समानता। तो क्या होता है, संविधान का अनुच्छेद 14 इस बात का गारंटी देता है कि सभी नागरिकों के प्रति समान अधिकार को कानूनी रूप से दिया जाएगा। जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं उनको समान रूप से कानून का जो अधिकार है कानूनी रूप से दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव ना करना, यानी कि भेदभाव का निषेध। तो इन सब पर आपको भेदभाव नहीं करना है। संविधान के अनुच्छेद में 15 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर क्या है अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी कि राज्य में जो नौकरियां हैं अनुच्छेद 16 में प्रदान किया गया है कि राज्य के नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना। यानी कि भारत का संविधान 16वां अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के समान अवसर प्राप्त होंगे, परंतु राज्य पिछड़ी हुई जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रख सकता है। ये इसमें एक अपवाद भी दिया गया है। अब अनुच्छेद यहाँ पर 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत होता है ना उसी को अस्पृश्यता कहते हैं। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है कि छुआछूत को अवैध घोषित किया गया। इसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म या जाति के प्रति भेदभाव करने पर उसे दंड दिया जाएगा। यदि आप लोग किसी के भी छुआछूत मानते हैं, किसी को छूने से डरते हैं या बोलते हैं ये नीच जात का है, तो यहाँ पर उसको दंड दिया जाएगा सरकार की तरफ से। आप लोग छुआछूत का मतलब वो नहीं कर सकते हैं, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, उसको आप तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब है अनुच्छेद 18वां और समानता के अधिकार का लास्ट वाला अनुच्छेद। तो यहाँ पर है उपाधियों का अंत, यानी कि टाइटल्स का अंत। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आप लोग देखा होगा कि जैसे गांव में किसी को नेता बोलते हैं, किसी को विधायक बोल देते हैं, किसी को प्रधान जी बोल देते हैं, या उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों का उल्टा सीधा नाम भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 18 में कहा गया कि आप लोग उपाधियों का अंत यहाँ पर किया गया है, किसी को भी कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि सरकार की अनुमति के बिना विदेशों से भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी कि विदेशों से भी आप उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। केवल राज्य सेना या शिक्षा से संबंधित उपाधि को ही ग्रहण किया जा सकता है, इसके अलावा आपको कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ आप लोगों को देखना यहाँ पर कि स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक ये है, अनुच्छेद 1922 तक। यह अधिकार नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का प्रदान करता है। इसमें क्या कहा गया है कि वह अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा भारत की जनता को दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। स्वतंत्रता अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि सभी व्यक्ति समाज में विकास कर सकें। अनुच्छेद 19 के द्वारा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। 6 अधिकार कौन कौन से हैं 19 के तहत? कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये हुआ शॉर्ट में, हम आपको बताते हैं लॉन्ग में कि जो पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति में क्या होगा कि आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अपने अंदर की जो लालसा है, मनसा है, आपकी इच्छा है, वो आप दूसरों को बता सकते हैं। इसके लिए आपका एकदम पूरा छूट है, पूरा आप लोगों को मतलब एकदम पूरा अधिकार है। लेकिन हाँ, सामने वाले के मन को ठेस ना पहुँचे आपके विचार से। आप अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति के साथ रख सकते हैं, लेकिन उसके दिल को ठेस ना पहुँचे, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है, वरना ये अधिकार से बाहर हो जाएगा अगर सामने वाले को ठेस पहुँचती है तो। दूसरा फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, या कोई भी आप लोगों को सम्मेलन कर रहे हैं तो वहाँ पर शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है आप लोग। या जैसे कि आप लोग हथियार लेकर कोई धरना रख दें, हथियार लेकर शांतिपूर्वक ना होकर हिंसावादी मतलब हिंसापूर्वक कार्य करें, सम्मेलन बना ले कोई, तो वो अधिकार से बाहर हो जाएगा। इसी के साथ साथ संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, कोई आप संघ या संस्था भी बना सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता दिया गया है। ये सब अनुच्छेद 19 के तहत ही हैं। फिर
चौथा है भारत राज्य में क्षेत्र में बिना रोक टोक के आने जाने की स्वतंत्रता, यानी भी आप लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। पांचवा है भारत राज्य के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कि आप लोग भारत राज्य के किसी भी स्थान पर किसी भी जगह पर निवास कर सकते हैं, ये आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। फिर छठा है व्यवसाय आदि के स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि व्यवसाय आदि भी आप लोग कर सकते हैं कहीं भी। तो ये है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार स्वतंत्रता के। अब फिर 20 में है कि अपराध और दंड से संबंधित सुरक्षा, बहुत बड़ा है ये, जो सबसे बड़ा जो अधिकार मतलब है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉपिक लंबा है। तो यहाँ पर अब अपराध के दोषी सिद्ध के संरक्षण, यानी कि अपराध और दंड से संबंधित सुरक्षा। तो अपराध क्या था कि जो दोषी का जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो सकता है तब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया होगा। किसी भी अपराधी व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जा सकता है, साथ ही अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि जैसे किसी को आप जबरन ये नहीं कर सकते कि हाँ तुम कबूल करो कि तुमने चोरी की है या तुमने मर्डर किया है, तुमने इनको गाली दी है, ये कोई बाध्य नहीं कर सकता है कोई भी पुलिस या कोई भी सरकार या कानून। इसका आप लोगों को पूरा फुल अधिकार है, पूरा छूट है, स्वतंत्रता है कि आप लोग अपने हिसाब से गवाही दें, किसी के दबाव में आकर ना दें। फिर क्या है अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है कि प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा शारीरिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, यानी कि जो कानून में प्रक्रिया है उसको छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप कानून के अलावा आप ये नहीं कर सकते कि उसको हाथ पैर काट दें या उसके प्राण ले लें, या ये सब किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। तो ये आप अपने अधिकार के अंतर्गत, अपनी स्वतंत्रता के अंतर्गत बचाव कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 21 सप्लोज 1 में क्या कहा गया है, यानी ये में क्या कहा गया है, शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ पर शिक्षा भी आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को शिक्षा पूरी दी जाएगी। यहाँ पर आप अपने अधिकार से शिक्षा पा सकते हैं, शिक्षा के लिए आपको कोई रोक टोक नहीं सकता है, चाहे जहाँ आप एडमिशन करवा सकते हैं, चाहे जहाँ आप पढ़ सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा, यानी कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा क्या है कि अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, बंदी व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि क्या है, बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। यदि आपको बंदी बनाया जा रहा है तो आपको ज़्यादा समय तक आपके कारण, किस कारण से आपको लाया गया है, इसको बताए बिना आपको ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ बंदी को क्या है, यानी कि जो अपराधी है उससे अपने बचाव के लिए मनपसंद वकील से सलाह लेने के अधिकार है। और साथ में आप बंदी बनाए जाते हैं यदि, तो बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको निकटतम कोई भी यदि न्यायाधीश है तो उनके सामने पेश किया जाए। यदि नहीं होता है तो आप लोग उनको छोड़ने के लिए आप बाध्य कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट है, यानी तीसरा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 23 द्वारा क्या है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, जैसे कि अंग्रेज लोग करते थे, मानव की तस्करी करते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे, तो वो यहाँ पर अंत किया गया उसका, उस पर प्रतिबंध लगाया गया कि क्रय विक्रय तथा बेगार, जैसे कि बेगार बोलते हैं ना, बंधुआ मजदूरी से ही बोलते हैं, एवं तथा स्त्री के दुराचार इत्यादि पर रोक लगा दी गई अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों या किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि खतरनाक कार्यों में मजदूरी पर प्रतिबंध। ये किस अनुच्छेद में है, ये 24 अनुच्छेद में है। तो आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया होगा। इसी के साथ आप लोगों को मैं नेक्स्ट चौथा बताऊं, इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ में यदि आप लोगों को PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं और पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप लोगों को धर्म का एक पूरा अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 तक दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है
कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने अनुसार धर्म अपनाने या मानने की आज़ादी दी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में माना गया है, बताया गया है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, आप अपने धर्म के हिसाब से चल सकते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों में स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार, यदि आप लोग पूजा पाठ करा रहे हैं या जैसे कोई भी धर्म है अपने धर्म का पूजा पाठ करा रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम करा रहे हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से आप उसे संचालित कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मतलब बाधा नहीं करेगा। और फिर यहाँ पर धर्म अनुच्छेद 27 में धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान न करना, यानी कि धर्म के प्रचार के लिए आपको कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से धर्म का अपने प्रचार कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 28 में कहा गया धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने धर्म का शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मुस्लिम में यानी इस्लाम धर्म में अभी भी उनके यहाँ जैसे मदरसे लगते हैं, मदरसे में उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। अब यहाँ पर फिर है पांचवा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अनुच्छेद 29 से 30 तक यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर भारत क्या है, अनुच्छेद 29 में क्या कहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। यानी कि जो किसी भी भाग के निवासी हैं, नागरिक हैं, उनके अनुभव को किसी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 यानी अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार, यानी कि राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को उनके मतलब धर्म, मूल वंश या जाति या भाषा इन सभी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। उनको वहाँ पर एडमिशन यानी कि प्रवेश लिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा छठा और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि यह अधिकार नागरिकों को न्यायालय के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का साधन प्रदान करता है। यदि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघित होता है तो वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत यह कहा गया है कि संविधान उपचारों का अर्थ यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में लेख, निर्देश, आदेश जारी कर सकता है। इसी के साथ साथ संविधान जो अधिकार है, अधिकार अनुच्छेद 32 में संविधान के आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यदि आप लोगों का हनन करता है यानी कि उल्लंघन करता है मौलिक अधिकारों का, तो यहाँ पर आप लोग उसके खिलाफ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वहाँ उसके लिखित मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मौलिक अधिकारों की सीमाएं क्या हैं, यहाँ पर कुछ सीमा भी है। हालांकि अधिकार नागरिकों के लिए अनिवार्य है, लेकिन इन पर कुछ तार्किक और वैधानिक सीमाएं लगाई गई हैं, जैसे कि राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के लिए अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए आपातकालीन की स्थिति, तब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। ये अधिकार नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी देते हैं। संविधान ने इन अधिकारों के माध्यम से भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है जहां हर व्यक्ति स्वतंत्रता और न्याय का आनंद ले सके। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को एक टॉपिक मौलिक अधिकार से और पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि मौलिक अधिकारों के महत्व क्या हैं, कि मौलिक अधिकारों का आखिर महत्व क्या है, किस लिए मौलिक अधिकारों को लागू किया गया। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पीडीएफ फटाफट आप लोग जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर उपलब्ध है, बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पर मौजूद हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।